हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम बात करते हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कैसे काम करती है, आप एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं और कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और मेनली रजिस्ट्रेशन और EPR के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल अगर आप देखेंगे 2016 के, जो कि अमेंड हो चुके हैं 2018 में, इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस मिलती हैं और प्रॉपर कैसे प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट होना है उसके बारे में डिटेल दी गई है। कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है या प्रिस्क्राइब्स अथॉरिटी जो देखेंगी मैनेजमेंट को, प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट को। इसके अलावा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी। तो प्लास्टिक वेस्ट आप समझते ही हैं, कंसेंट आप भी आपको पता ही है, एयर और वाटर एक्ट के अंदर आपको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए कंसेंट लेना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी एक टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, अलग इन्फॉर्मेशन जाती है अपार्ट फ्रॉम कंसेंट एप्लीकेशन से अलग इन्फॉर्मेशन आगे आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन दी गई है। प्रोड्यूसर को बोला गया है कि जो भी कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट वगैरह टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा उसको प्रोड्यूसर बोला गया। ब्रांड ओनर जो भी अपनी कमोडिटी सेल करेगा रजिस्टर्ड ब्रांड लेबल के नीचे, वो ब्रांड ओनर। मैन्युफैक्चरर हो गया जो भी इंडस्ट्री या पर्सन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा प्लास्टिक का, जो कि मेनली रेजिन्स होते हैं। अब EPR का मतलब क्या हुआ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो EPR मेनली होल्ड करता है 3 लोगों के लिए। पहला हो गया प्रोड्यूसर्स, दूसरा इंपोर्टर, तीसरा ब्रांड ओनर। पीछे मैंने डेफिनेशन बता दी है प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर की। इंपोर्टर भी वही है जो कैरी बैग वगैरह इंपोर्ट करे, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करे। ब्रांड ओनर जो अपने ब्रांड लेबल के नीचे मार्केट में प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग शीट्स वगैरह निकाले। तो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक दैट दे प्रोड्यूस एंड प्लेस इनटू द मार्केट। मतलब कि जितना भी वो मार्केट में प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में उनको प्लास्टिक को कलेक्ट करना है और रिसाइकल करना है विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के नीचे उनको कलेक्ट करना है उसको और रिसाइकल करना है उतने ही अमाउंट में जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली इन तीनों की। प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर, रिसाइकलर। ये 3 तो हो गए PIBO, PIBO, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर और रिसाइकलर। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन मैंने बता दी, जो रॉ मटेरियल बनाता है। रिसाइकलर जो उसको रिसाइकल करता है। रिसाइकल की डेफिनेशन प्रॉपरली दी नहीं गई है 2016 के अंदर। तो रिसाइकलिंग हम जो भी समझते हैं कि यह है कि जो प्लास्टिक है हमारा उसको किसी नए फॉर्म में तैयार करना, या तो उससे नया प्रोडक्ट बना देना, प्लास्टिक से, प्लास्टिक वेस्ट से कोई नया प्लास्टिक प्रोडक्ट तैयार कर देना, या फिर इसके अलावा उससे उसको गैसिफिकेशन से उससे फ्यूल बना देना, सिनगैस बनती है। इसके अलावा कुछ ऑयल बनता है, पायलिसिस से ऑयल निकलता है, वो भी एक अलग प्रोडक्ट है उसका, तो वो भी रिसाइकलिंग के अंदर ही आता है। रिसाइकलिंग भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग प्रोसेसिंग भी कहते हैं इसको। तो उसको डिफाइन नहीं किया 2016 में, इसको 2021 में अभी डिफाइन कर रहे हैं। 2021 में अमेंड हो रहा है, मतलब एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकल चुका है 2021 का 23 मार्च को। इसका भी मैं कुछ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स इन्होंने या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की वो बता दूंगा थोड़ी देर में। तो प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर को, ब्रांड ओनर को, रिसाइकलर को, सबको कंसेंट चाहिए पोल्यूशन बोर्ड से अपनी इंडस्ट्री को, अपनी यूनिट को ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा सबको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसमें आपकी फीस जाती है ना, इसमें फीस अप्लीकेबल है DPCC की या फिर किसी भी पोल्यूशन बोर्ड की। इसमें फीस नहीं जाती है, कोई भी फीस नहीं है इसमें। बस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में इनको प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे फॉर्म 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ फॉर्म 3 और यहाँ फॉर्म 2। अब मेनली PIBO, इन तीनों को EPR भी फाइल करना पड़ता है, और इसके अलावा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी पड़ती है इनको हाफ ईयरली में स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को कौन देगा और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कौन देगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो अभी हाल में
डीपीसीसी ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है, दो पब्लिक नोटिस निकाले हैं ये अभी हाल में। आज क्या तारीख है? आज है 16 तारीख, तो अराउंड ये 14 या 13 तारीख को निकला है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये पहला जो नोटिस निकाला है इन्होंने, है ना, ये पहला नोटिस निकाला है प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर, मैन्युफैक्चरर, कैरी बैग, रिसाइकलर। अच्छा ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर, रिसाइकलर, मैन्युफैक्चरर है, मेनली रजिस्ट्रेशन के बारे में निकाला है। तो नो पर्सन सेल, मैन्युफैक्चर, कैरी बैग, ठीक है ना, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन अनलेस द पर्सन हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। एवरी प्रोड्यूसर सेल पर्पस शेल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन मेक एन एप्लीकेशन टू द डीपीसीसी इन फॉर्म 1। यहाँ पे रिन्यूअल की बात कर रहा है। एवरी पर्सन रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग द वेस्ट और प्रपोजिंग टू रिसाइकल और प्रपोज, मतलब जो कर रहा है और जो प्रपोज, जो मतलब आगे यूनिट अपनी लगाने वाला है, उसको भी रजिस्ट्रेशन देना है फॉर्म 2 में, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था कि अलग अलग फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर को भी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और इसमें साफ साफ बोला है कि जो रूल 41C है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 का, 2016 का ही है, वो अमेंड हो चुका 18 में। तो इसमें शैल नॉट बी लेस देन 50 माइक्रोन इन थिकनेस। तो वैसे भी जो भी एक्टिविटीज डीपीसीसी में लिस्टेड है वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है अबव 50 माइक्रोन, ठीक है। तो ये पब्लिक नोटिस है। इसके अलावा दूसरा नोटिस थोड़ा देखते हैं, दूसरा नोटिस क्या है। दूसरा नोटिस हमको दिया है इन्होंने किसके बारे में, पब्लिक नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ईपीआर एक्शन प्लान। तो ईपीआर एक्शन प्लान और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। पीछे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे ईपीआर के बारे में भी बात कर रहा है। तो रूल 9 है जो पोल्यूशन, ये पीएमडब्ल्यू रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जो कि अमेंड हुआ है 18 के अंदर, है ना। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मेनली जो प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर, पीबो करके। ये पीबो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ईपीआर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। वही डेफिनेशन दे दी इन्होंने भी ना। नीचे क्या लिखा है, नीचे थोड़ा देख लेते हैं, ये आप देखोगे तो ये सिंपल एक पब्लिक नोटिस है कि आपको ईपीआर भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीपीसीबी में या फिर डीपीसीसी में, ठीक है। और ये कंपल्शन है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर बताया गया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर बोला गया है। अभी इसके अलावा अब देखो मैं आपके वेबसाइट पे ले चल रहा हूँ, एक डीपीसीसी की वेबसाइट पे ले चल रहा हूँ। डीपीसीसी का अभी हाल में एक नोटिस निकाला था, हाँ ये रहा। डीपीसीसी की इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है ना। यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स में आएंगे तो नोटिस फॉर प्लास्टिक यूनिट्स प्रोड्यूसर 9/4 मतलब अप्रैल 21 में निकाला है इन्होंने, और 16-17 से तो आई थिंक वो लग गया था लॉकडाउन, कर्फ्यू और लॉकडाउन जो भी था वो। अब इसमें इसको डाउनलोड जाए, कहाँ गया, हाँ ये डाउनलोड हो गया, ये रहा। तो इन्होंने नोटिस निकाला 9/4/21 में। अब इस नोटिस में क्या है, मेनली नोटिस निकाला है इन्होंने, पीबोस के लिए ही नोटिस निकाला हुआ है और ईपीआर के लिए ही नोटिस निकाला हुआ है ना। ईपीआर की बात कर रहा है, दैट द एड्रेसी shall submit proper work plan with respect to EPR in the compliance of the said rule within 15 days। मतलब 9 अप्रैल को निकाला और 15 दिन में जमा करने के लिए कह रहा है। The concerned sub-division magistrate shall directed to take necessary action for effective closure of the said unit with immediate effect। मतलब जो जमा नहीं करेगा तो जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, उसको क्लोजर के लिए बोल रहा है सीधा सीधा। The concerned authority in MCD shall cancel the permission license for the operation of said unit। MCD लाइसेंस कैंसिल करेगा उनका। The concerned authority in TPDDL मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट की बात कर रहा है, और यहाँ डीजेबी डिस्कनेक्ट करेगी वाटर सप्लाई। तो पब्लिक नोटिस जो अभी निकाला है, ये जो मैंने अभी दिखाया वो अभी हाल में निकाला उन्होंने अभी जून में। और ये नोटिस है, ये जो नोटिस गया हुआ है जिसमें ये बात कर रहा है कि उनको भरना है, और जो कंप्लाई नहीं करेगा रूल्स के साथ तो फाइनली सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट और एमसीडी और
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डीजीपी को डायरेक्शंस दी गई हैं फर्दर कि उनको बंद करें यूनिट्स को। अब किन को बंद करने की बात कर रहा है, यहाँ पे एडीसी की बात कर रहा है। तो इन्होंने एक टोटल एक लिस्ट निकाली है जो भी आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं डीपीसीसी के साथ या फिर जिन्होंने कंसेंट लिया है डीपीसीसी से। तो अगर गिनती देखें इनकी तो ये हैं 251 यूनिट, मैंने देखा है पहले 251 यूनिट को नोटिस किया हुआ है कि आप ईपीआर के लिए अप्लाई करो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो अगर आपने नहीं किया है तो मेनली इसमें कौन से हैं, ये प्रोड्यूसर के हैं। तो जैसे आदित्य प्लास्टिक ए बार्ली इंडस्ट्रियल एस्टेट, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग रोल शीट मटेरियल और वर्जिन दाना, ठीक है। तो ये शीट बना रहा है, जो प्रोड्यूसर की मैंने डेफिनेशन बताई थी वहाँ पे कैरी बैग, प्लास्टिक शीट और लाइक प्रोडक्ट्स जो भी थे, पैकेजिंग शीट और लाइक प्रोडक्ट्स करके था यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक शीट, प्रिंटेड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, तो जितने भी हैं ये प्लास्टिक शीट्स वगैरह से रिलेटेड और प्लास्टिक कैरी बैग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक कैरी बैग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक ट्यूब्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक तिरपाल, ये शीट्स आ गई ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रिंटिंग प्लास्टिक मटेरियल शीट्स। तो 251 यूनिट को इन्होंने अप्रैल में नोटिस भेजा कि भाई जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो और ईपीआर की जो ईपीआर है, ईपीआर का एक्शन प्लान वो सबमिट करो हमको और या फिर सीपीसीबी को। तो इसमें अब मेन हमारा कंसर्न है कि ईपीआर क्या चीज़ है और कैसे उसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है या फिर कैसे एक्शन प्लान उसका तैयार करना है। इन्होंने पब्लिक नोटिस और ये नोटिस निकाला, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये रूल 2016 में खोल रहा हूँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। अब इसमें थोड़ा रूल नंबर 9 में ले चलता हूँ आपको, है ना। रूल नंबर 9 का जिक्र कर रहा है हर जगह। ये प्रोड्यूसर की डेफिनेशन, रिसाइकलिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट हो गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, ये ग्राम पंचायत, ये वेस्ट जनरेटर कौन कौन है, ठीक है। हाँ, ये आ गया रूल नंबर 9, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर। तो 3 में इनको बोला गया है प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर, पीबो बोला गया इनको, PIBO। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रूल जब आए थे कि उन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर ईपीआर तैयार करना है इनको, एक कलेक्टिंग बैग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो भी जनरेट कर रहे हैं उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है, व्हाइल अप्लाइंग द एस्टेब्लिश और ऑपरेट एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो जब भी वो अप्लाई करेंगे एस्टेब्लिश और ऑपरेट के एप्लीकेशन की, तो उनके पास ईपीआर एक्शन प्लान भी सबमिट करेंगे साथ में। ये कंडीशन लगाई थी रूल 2016 के अंदर, लेकिन अभी तक ये कंप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग अप्लाई कर रहे हैं कंसेंट के लिए और उनको कंसेंट मिल रहा है, किसी ने फोर्स नहीं किया। अभी 2021 में ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है, अब प्रोड्यूसर को बोला गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। मैंने जैसे पीछे बताया हुआ है एक शीट में कि रजिस्ट्रेशन किस किस को करना है, कंसेंट किस किस को लेना है, ईपीआर किस किस को भरना है, पीछे देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। एवरी प्रोड्यूसर रिमेन शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ डिटेल ऑफ पर्सन एंगेज विद सप्लाई। तो हर एक प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसको जो भी वो रॉ मटेरियल जहाँ से भी वो ले रहा है, जहाँ से भी प्रोक्योर कर रहा है, उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। रूल नंबर 9 के छठे पार्ट में लिखा हुआ है, 9(6) में, ठीक है। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो, जो भी प्रोड्यूसर रजिस्ट्रेशन ले रहा है कैरी बैग का या शीट का, तो एक प्रॉपर उसके ऊपर उसकी थिकनेस और रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, जो कैरी बैग के ऊपर है ना। और मल्टीलेयर पैकेजिंग के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, थिकनेस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन। अब वो था पीबो, प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर, वहाँ पे मेनली ईपीआर और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। प्रोड्यूसर, रिसाइकलर और मैन्युफैक्चरर, तो रिसाइकलर और मैन्युफैक्चरर को ईपीआर की जरूरत नहीं है, ईपीआर की जरूरत नहीं है इन दोनों को। तो नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर अनलेस ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द पोल्यूशन कमेटी या पोल्यूशन बोर्ड। तो प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। फॉर्म 1 में मैंने पीछे बताया था, अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं, अभी दिखा देता हूँ, उसमें नीचे है, इसी रूल्स में नीचे फॉर्म दिए हुए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो थोड़ा देख लेंगे इसको भी, है ना। तो एवरी पर्सन रिसाइकलर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है, कंसेंट तो लेना ही है सबको, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना है। जो मैंने वहाँ टेबल तैयार की थी वो यहीं से मैंने उठाई हुई है पूरी।
shall not issue for renew shall not issue or renew registration to the plastic waste recycling process until the processes of a valid consent। तो वही कह रहा है रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं देंगे जब तक कंसेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कंसेंट सबको देना ही है। अब एवरी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी अब उनको ग्रांट करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, पहले ही बता दिया मैंने, सिर्फ कंसेंट में फीस लगती है। तो रजिस्ट्रेशन में आप अप्लाई करेंगे तो उनको ग्रांट करना है 90 डेज में, ये उनके ऊपर कंपल्शन है, नहीं करते हैं तो उनकी हेडेक है, ठीक है। इसके अलावा वो अब हमको कंसेंट की वैलिडिटी तो पता है कि कंसेंट 5 साल के लिए हमको मिलता है ना। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टिंग में हमको जब पहली बार अप्लाई करते हैं 1 साल के लिए मिलता है, फिर जब हम रिन्यू करते हैं उसको, जब दोबारा करते हैं तो 3 साल के लिए हमको मिलता है, 3 साल के लिए ग्रांट होता है। मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो 1 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद 3-3 साल के लिए वो आपका रिन्यू होता रहेगा, 3-3 साल के लिए आपको ग्रांट होगा। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना है, जैसे कि आपका एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने वाला है तो 120 दिन पहले आपको अप्लाई कर देना है। सिमिलरली कंसेंट के केस में भी ऐसा ही है कि जब भी आपका कंसेंट एक्सपायर होने वाला है तो उससे 1-1.5 महीने पहले आप अप्लाई कर दें कंसेंट के लिए, क्योंकि वैसे ही कंसेंट ग्रांट होने में टाइम लगता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि मैंने पीछे वीडियोस में बताया, अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, कैटेगराइजेशन कर रखा है 2A 2B और पता नहीं क्या क्या उसमें, तो कमेटी बैठेगी तो ग्रांट होगा, तो कमेटी नहीं बैठती, इतना बर्डन आ रखा है अभी। अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स कौन कौन से। एनुअल रिपोर्ट, अब ये एनुअल रिपोर्ट है, हाँ ये सबसे मेन है, आपका रिसाइकलर है। तो एक फॉर्म 4 है इसी वेस्ट रूल में, उस फॉर्म में लोकल बॉडीज, जो भी कंसर्न लोकल बॉडी है आपके एरिया में, मेनली जैसे कि 5 लोकल बॉडीज हैं, नॉर्थ डीएमसी है, एसडीएमसी है, इसके अलावा ईस्ट डीएमसी है, फिर इसके अलावा डीसीबी है, कंटोनमेंट बोर्ड, और 5वां आपका रह गया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन 5 को जो भी कंसर्न आपका है उसको एक फॉर्म 4 में एक एनुअल रिपोर्ट जाती है, वो एनुअल रिपोर्ट आप लोग भेजते हो उसको, उसके बाद वो एक अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के डीपीसीसी को भेजता है, डीपीसीसी फिर सीपीसीबी को भेजता है। अब सीपीसीबी उसको एनालिसिस करता है क्या नहीं करता है, एक वो फाइनली एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे एक एनुअल रिपोर्ट वो तैयार करता है और हर साल पब्लिश करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब ये शेड्यूल आ गया, फॉर्म 1 देखना है हमको। अब ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ओनर। अब ये फॉर्म 1 में कंसेंट में आपको पता ही अभी तक आप अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है, नाम पता एड्रेस, सिंपल, ठीक है, नाम पता, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा आप क्या बना रहे हो, कैरी बैग बना रहे हो, पेट्रो बेस्ड है, कंपोस्टेबल है, मल्टीलेयर प्लास्टिक है, ठीक है, इनमें से एक चीज टिक करनी है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपको देनी है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, बाय प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, एक डायग्राम, मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम, लिक्विड एफ्लुएंट, अगर आपका ट्रेड एफ्लुएंट जनरेट हो रहा है या फिर एमिशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, डस है वैलिड कंसेंट, कंसेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, क्वांटम ऑफ वेस्ट जनरेशन, मोड ऑफ स्टोरेज विद इन द प्लांट, वेस्ट को कैसे स्टोर कर रहे हो। ये सिंपल फॉर्म है। ये था आपका प्रोड्यूसर्स के लिए, ये ब्रांड ओनर के लिए हो गया। ऊपर का पार्ट सबका सेम है, नाम एड्रेस वगैरह। ये ब्रांड ओनर के लिए ये फॉर्म 2 है, ये प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटी, जो रिसाइकलर की हम बात कर रहे थे उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो रिसाइकलर कौन है, जो प्लास्टिक वेस्ट से दाना बना रहा है यहाँ पे उसको भी रिसाइकलर बोलते हैं। डीपीसी दिल्ली के अंदर मेनली लोग प्रोसेस करके दाना बना रहे हैं। जो ऑयल तैयार करना, वेस्ट टू ऑयल या फिर वेस्ट टू सिनगैस या फिर जो गैसिफिकेशन वगैरह, वो 1-2 ही प्लांट है, 2-3 ही प्लांट है, और वो भी यूएलबीज के अंदर आती है, उनके यूरिडिक्शन में आती है। तो रिसाइकलर यहाँ पे मेनली जो दाना बना रहे हैं उनको रिसाइकलर बोला, या फिर डायरेक्ट जो एक्सट्रूजन से प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनको रिसाइकलर, उस टाइप के रिसाइकलर है दिल्ली के अंदर। बाकी बाहर स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं लोग। कितनी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब डिटेल है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है रिसाइकलर के लिए। ऐसी फॉर्म 3 है मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर का सबसे सिंपल फॉर्म है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको क्योंकि वो
रेजिन तैयार कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन बताई थी, जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जनरेशन के लिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है। अब ये एनुअल फॉर्म 4, जिसकी फॉर्म 4 की मैंने बात की ऊपर कि फॉर्म 4 आप यूएलबीज को भेजना पड़ता है, लोकल बॉडी को भेजना पड़ता है। तो इसमें क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द, आपकी यूनिट का नाम, पता, टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग। अच्छा, ये प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग या रिसाइकलिंग जो भी फैसिलिटी है वो भेजती हैं लोकल बॉडीज को। ये फॉर्म 5 वगैरह लोकल बॉडीज आगे भेजती हैं। अभी ईपीआर के ऊपर जाएंगे सीधा। ईपीआर, हाँ, अब वो 2016 में था, 18 में अमेंड हुआ। अब ये एसओपी निकाला डीपीसीसी ने, सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एसओपी निकाला है। कब निकाला है? 2021 मार्च में। तो एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, ठीक है, अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एज अमेंडेड 2018 में। अब इन्होंने 3 तरीके से बोला कि आप ईपीआर या फिर एक्शन प्लान कैसे दे सकते हो पोल्यूशन बोर्ड को। अब जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में कौन भरेगा रजिस्ट्रेशन और ईपीआर एक्शन प्लान, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कौन भरेगा और सीपीसीबी में कौन भरेगा। तो जो भी यूनिट एक से ज्यादा स्टेट, 2 से ज्यादा स्टेट में एंगेज्ड है, मतलब 2 से ज्यादा स्टेट में उसका प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसको सीपीसीबी में अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ईपीआर एक्शन प्लान भी वहीं जमा करना है। और इसके अलावा जो 1 या 2 स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेंड कर रहा है या सेल कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन और ईपीआर एक्शन प्लान जमा करना है। रजिस्ट्रेशन फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है, और ईपीआर जमा करना है, ईपीआर एक्शन प्लान जमा करना है। तो कितने 3 चैनल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मैंने एक स्लाइड बनाई है, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो पहला इन्होंने तरीका बताया है कि जो पीबो है वो क्या कर सकता है, अपने ही चैनल से, ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, थ्रू ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेगा और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करेगा। और जो पीबो है उसको एंगेज होना पड़ेगा वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ, मतलब इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। जैसे तो कलेक्शन करना है इनको खुद, और प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट करना है। प्रोसेसिंग फैसिलिटी उस वेस्ट को प्रोसेस करेगा, चाहे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर जो भी तरीका है, रिसाइकल करे उसको, या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का काम है। तो इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट का भी इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे, मैं आगे दिखा दूंगा आपको। दूसरा इन्होंने तरीका बताया कि जो पीबोज है उनको एंगेज हो जाए यूएलबीज के साथ, जो लोकल बॉडीज है हमारी। तो यूएलबीज क्या काम करेंगी? प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करने में हेल्प करेंगी, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ये काम यूएलबी कर देगी पीबोस के बिहाफ पे। फाइनली ट्रांसपोर्ट करेंगी इसको प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक। और यहाँ पे दोबारा पीबो जो है उसको एंगेज होना, उसके बीच में और इसके बीच में एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा, पीबो के बीच में और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगला तीसरा मेथड उन्होंने बताया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू एंगेजमेंट विद वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी। वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं कुछ, वो क्या करती हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करती हैं आपके बिहाफ पे, और दूसरा उसको प्रोसेस करवाती हैं वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको एक उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, आपका एक एग्रीमेंट होगा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ, पीबो का एक एग्रीमेंट होगा, और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी और यूएलबी का एक एग्रीमेंट होगा, वो उनके बीच की बात है। और ये आपके वेस्ट को कलेक्ट करेंगे आपके बिहाफ पे और मार्केट, और ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचाएंगे, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो पीबोस है, ये सबसे सेफ जो तरीका है, ये थर्ड ऑप्शन सबसे सेफ और इजी मेरे को समझ में आया। एक वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लो,
उनके साथ एक एग्रीमेंट करवा लो आपके बिहाफ पे। अब काम कैसे होगा? आपने मान लो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, मान के चलते हैं 1000 kg एक दिन के अंदर, है ना, मतलब 1 टन। 1 टन आपने कैपेसिटी है आपकी 1 टन पर डे प्रोडक्शन की। तो आपके बिहाफ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है 1 टन प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक। तो आपके बीच में, तो जो पीबो है, पीबो के बीच में और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपके भी आप पे सारा वो काम करेगी। बाकी आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा। एक्शन प्लान राइटिंग में होगा छोटा सा, कि आप कितना वेस्ट, कितना प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो और कितना मैनेज कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी आपके बिहाफ पे, पीबो के बिहाफ पे। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये तीन यही चीज बताई इन्होंने, वो हाँ मैंने ऊपर बता दिया आपको। थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। ये नीचे ही कहीं दिया हुआ था, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे है ये मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, पीडीएफ फाइल, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके वहां से आराम से देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर। अब एक्शन प्लान का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, ये बैकग्राउंड दे दिया इन्होंने, ईपीआर वगैरह की डेफिनेशन वगैरह। अब जो अल्टरनेटिव ऑफ एक्शन प्लान, अब एक्शन प्लान का अल्टरनेटिव दे रखा है इन्होंने। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैंने ऊपर समझाया आपको। ठीक है, ये एक्शन प्लान है पूरा। इसमें वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट क्वांटिटी, वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, और एक्शन प्लान कवरेज। ठीक है, डिटेल पूरी आपकी एक उसमें जाएगी, एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट टाइप की जाएगी, रिपोर्ट टाइप की बनानी पड़ेगी आपको एक एक्शन प्लान की। तो जो हमने तीसरा मेथड देखा था, वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रू यूएलबी, वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रू एजेंसी, जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की हमने बात की है। तो वेस्ट कलेक्शन इन पार्टनरशिप विद एजेंसी, वेस्ट क्वांटिटी, वेस्ट रिसाइकलिंग, एक्शन प्लान कवरेज टू एंश्योर पैन इंडिया कवरेज, प्रेफरेबली वन एजेंसी फ्रॉम ईच ऑफ द 5 जोन ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। ये उनके लिए है जो एक से ज्यादा स्टेट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब तो आपका कलेक्शन कैसे हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, कैसे रिसाइकल हो रहा है, उसकी डिटेल। फिर जो एक्शन प्लान का कवरेज है, मतलब कहाँ कहाँ पे कवर कर रहा है, जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है वो कहाँ कहाँ से आपका वेस्ट कलेक्ट कर रही है। मान के चलते हैं हम दिल्ली में कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है और हरियाणा तक उसका प्रोडक्ट जा रहा है, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है, क्या वो हरियाणा से भी प्लास्टिक को कलेक्ट कर रही है और प्रोसेस करवा रही है उस एक पर्टिकुलर पीबो के बिहाफ पे? तो उस टाइप की डिटेल है यहाँ पे। अब इसमें आपकी क्या हेडेक है, जो पीबोस है उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो एक्शन प्लान है जो आपके हिसाब से तैयार हो गया कि वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी आपके बिहाफ पे काम करेगी, तो आपको उसको मॉनिटर भी करना है। अब पीबोस नीड टू सबमिट अ वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द एंगेजमेंट ऑफ द एजेंसी टू कंफर्म द सेट क्वांटिटी ऑफ वेस्ट हैज बीन मैनेज्ड बाय द एजेंसी एंड देयर इज नो ओवरलैप डुप्लीकेसी विद द अदर पीबोस। कहने का मतलब ये है कि वो आप ही के बिहाफ पे कर रहा है। मान के चलते एक वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी 10 टन पर डे का वेस्ट को मैनेज कर रही है। मैनेज करने का मतलब कलेक्ट कर रही है और उसको प्रोसेसर तक पहुंचा रही है, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचा रही है। और मान के चलते हैं उसके पास रजिस्टर्ड हैं 20 पीबो, 20 प्रोड्यूसर उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, और 20 का हर किसी का 1-1 टन है। तो पेपर में तो 20 टन वो मैनेज कर रहा है, लेकिन उसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो 10 ही टन की है। तो वो आपको क्रॉस चेक करना है, वो मॉनिटरिंग प्लान होना चाहिए आपके पास कैसा है। एक्शन प्लान सबमिटेड बाय पीबो शैल बी सेंड टू द कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एक जो ईपीआर का फॉर्म है उसके साथ एक एक्शन प्लान भी जाएगा। पीबो टू सबमिट अ डिटेल वेस्ट कलेक्टेड थ्रू द आइदर ऑप्शन ऑफ द 3। तो जो वेस्ट कलेक्शन हो रहा है आपका, जो 3 ऑप्शन ऊपर बताए, उसके बेसिस पे एक आप
का जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, एक रिपोर्ट जाएगी, वो उसका एक फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है इन्होंने, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एसपीसीबी इन टर्न ऑफ वेरीफाई द सेम क्लेम सबमिटेड बाय द पीबोस। तो एसपीसी, अब एसपीसीबी की हेडेक है कि जो भी पीबोस क्लेम कर रहा है कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको वेरीफाई करेगी और सीपीसीबी को भेजेगी। वैलिडेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, जो भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, पीबो शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल, पीबो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। फाउंड इनकरेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहे हैं और एसपीसीबी ने या सीपीसीबी ने उसको गलत पकड़े तो उसका रजिस्ट्रेशन और कंसेंट उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मतलब ऑब्वियसली कंसेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि कंसेंट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। अब ये ईपीआर का फॉर्म है, एक्शन प्लान का फॉर्म है, फॉर्मेट है। तो स्टार्टिंग में आपकी सिंपल इंफॉर्मेशन है। इन अब जो पार्ट 6 है इसमें से एक को आपको चुनना है। ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंगेजमेंट विद यूएलबी, एंगेजमेंट विद एजेंसी, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी, है ना, और एनी अदर ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो एनी अदर में अगर कोई कर रहा होगा तो करेगा। ये ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का तो जो मेरे को सबसे बेटर लगा वो है वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज। तो लिस्ट ऑफ एजेंसीज टू बी एंगेज विद पीडब्ल्यूएम, एजेंसी की लिस्ट कि कितने के साथ आपका एग्रीमेंट है। अगर आप 1 टन कर रहे हो तो हर कोई जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है वो पूरा नहीं ले लेगी आपका, वो बोलेगी नहीं भाई साहब ऐसा है कि 500 केजी तो मैं कर दूंगा, 500 किसी और से करवा लो, दोनों के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। डज द अबव लिस्ट इंश्योर पैन इंडिया कवरेज, वो इंश्योर करता है पैन इंडिया कवरेज, हाँ या नहीं। अब आपका वेस्ट दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है और हरियाणा के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका प्लास्टिक, तो अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी सिर्फ 2 या 3 स्टेट में भी एक्टिव है तो भी यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे नो आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि कहाँ पे एक्टिव है वो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल, रिसाइकलर को प्रोसेसर एजेंसी एंगेज इन द रोड मेकिंग। तो अब यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी डिटेल देगी इसकी, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी किसके साथ रजिस्टर्ड है, रिसाइकलर के साथ है, प्रोसेसर के साथ है। को प्रोसेसर बोले तो रोड बनाना और ये सीमेंट वगैरह में यूज होता है प्लास्टिक। ब्रेकअप ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रपोज टू बी सेंड टू द रिसाइकलर, ब्रेकअप तो रिसाइकलिंग उसका ब्रेकअप कि रिसाइकलर को कितना जा रहा है, को प्रोसेसर को कितना जा रहा है और रोड मेकिंग में कितना जा रहा है, उसका ब्रेकअप। तो ये हो गया आपका जो ईपीआर का फॉर्म है। अब इसके साथ मैंने बताया था एंगेजमेंट, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन किस किस के साथ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बोले तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस किस के साथ होना चाहिए। उससे पहले एक क्वार्टरली रिपोर्ट कि आपको क्वार्टरली चेक करना है कि जो आपकी डिटेल जो आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए क्वार्टरली रिपोर्ट का फॉर्मेट ये भी आपका सबमिट होगा एसपीसीबी को, मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या कमेटी को। अब ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म थे, ये मैंने पीछे दिखा दिए थे आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। अभी हम जाएंगे एग्रीमेंट। अब पीबो और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के बीच में एग्रीमेंट, पीबो और पीडब्ल्यूएफ के बीच में, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बीच में, तो इन दोनों का एग्रीमेंट। अब पीबो तो अगर पीबो खुद अगर मैनेज कर रहा है वेस्ट को, मतलब कलेक्ट कर रहा है और इस तक पहुंचा रहा है तो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा एक, ठीक है। और अगर ये पहुंचा रहा है इसके बिहाफ पे तो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट का फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है ये, पीबो और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी, अब इनके बीच में एग्रीमेंट। तो सबसे बेस्ट तरीका यही बताया था, पीबो अपना वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर ले और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी उसके बिहाफ पे उसके जो ईपीआर उसका काम करे, उसके प्लास्टिक जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो प्रोसेस करे कलेक्शन के बाद। तो ये एग्रीमेंट हो गया। तो फिलहाल इसमें यही है। और ईपीआर एक्शन प्लान, अब इसमें अलग अलग ये कौन भरेगा इसको, ये स्टेट भर के देगा इसको, ठीक है। और हाफ ईयरली रिपोर्ट की मैंने बात की थी एक बार, तो हाफ ईयरली रिपोर्ट जमा करनी है पीबो को, प्रोड्यूसर इंपोर्टर और ब्रांड ओनर को, हाफ ईयरली हर 6 महीने में एक बार, डेट वगैरह कहीं मेंशन नहीं है, तो हर एक 6 महीने में एक बार इनको जमा करनी है। नाम पता, ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन चैनल क्या है, एजेंसी के साथ है, कितना जनरेट हो रहा है, स्कोप ऑफ वर्क, प्लास्टिक वेस्ट चैनलाइज्ड,
टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड, अब टाइप में क्या आ गया, अब रेजिन बेसिस पे है यहाँ पे, या रिसाइकलिंग या नॉन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट के बेसिस पे है, प्लास्टिक के बेसिस पे है। तो ये हो गया हाफ ईयरली रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय नोडल एजेंसी। अभी एसयूसीबी का आ गया। अभी आपको मैं ले चल रहा हूँ एक उस पर जो अभी लास्ट नोटिफिकेशन आया है। अभी ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 का। इसमें पहली बार इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। और कुछ ये देखो, अच्छा 11 मार्च का, 11 मार्च 21 का है, ठीक है, ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट फॉर्म में, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इन्होंने पहली बार तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक का टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले कहीं इंट्रोड्यूस नहीं था। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक। इसके अलावा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को डिफाइन किया। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग पीछे कहीं डिफाइन नहीं थी, ठीक है। अब प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर इन्होंने रिसाइकलिंग को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का मतलब है रीयूज कर लो, रिसाइकल कर लो, प्रोसेस कर लो या ट्रांसफॉर्म कर लो नए प्रोडक्ट के अंदर। इस पूरे को इन्होंने प्रोसेसिंग बोला है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ देखने के लिए ये है, तो रूल 4 था 2016 का, 2018 का। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, जो 50 है वो 120 हो जाएगा। तो 2016 के रूल में है कि 2016 के रूल में है कि 50 के अबव मैन्युफैक्चर होगा। अब यहाँ पे सितंबर 2021 से वो 50 को 120 में चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ बनाया हुआ है मैंने छोटा सा, ये रहा। तो पहला है कि जो कैरी बैग है, ठीक है ना, उसका जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन से नीचे नहीं होना चाहिए। ये 21 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अंदर है। आज इससे पहले 50 माइक्रोन का था, सभी को पता है। अब जो इसके अलावा जो नॉन वूवन प्लास्टिक कैरी बैग है वो 60 जीएसएम से ऊपर होना चाहिए, तो या फिर 240 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए। और ये इंट्रोड्यूस होगा सितंबर 2021 में, अगर ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फाइनल हो जाता है तो, अप्रूव हो जाता है तो। इसके अलावा ईयरबड्स प्लास्टिक, ये कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, ये बैन हो जाएंगे 1 जनवरी 2022 से। इसमें आ गया आपका ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग, ये जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं ये बैन हो जाएंगे 2022 में, जनवरी 2022 में। और ये कुछ ये क्रॉकरी है प्लास्टिक की, ये 1 जुलाई 2022 को ये भी बैन हो जाएंगे। तो ये मेनली अमेंडमेंट में, ड्राफ्ट अमेंडमेंट में है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के। और हमारी पेड सर्विसेज के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स और ईमेल आईडी पे, नीचे दिया हुआ है मैंने। तो पेड सर्विस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।